वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। बिग ब्रेकिंग है, डिजी लॉकर में अपलोड होगी डिग्रियां। और आपको यहां पे बता दें, बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हम पूरे बल्क में, हमारी वीडियो जो है बहुत लंबी होती है, चूँकि हम सारी खबर एक बार में लेकर के आते हैं, हम छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाते हैं। तो चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। डिजी लॉकर में अपलोड होगी डिग्रियां। सीटीईटी का आंसर की जारी कर दिया गया है, 4 तक आप आपत्ति कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में 8 लाख से अधिक रिक्तियां होगी। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा जो है, ये रिजल्ट और नियुक्ति के संबंध में, काउंसलिंग के संबंध में कुछ जानकारियां हैं। रेलवे एनटीपीसी जांच कमेटी ने परीक्षार्थियों की शिकायतें सुनी और इसके भी डिटेल्स हम जानेंगे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज काउंसलिंग में अन्य जिलों को चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को धमकी। और यहाँ पे बता दें कि आपको साथ ही काउंसलिंग रद्द करवाने की भी बात चल रही है। दारोगा सार्जेंट की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और सीडीपीओ की परीक्षा 15 मई को होगी। और अन्य खबर और भी है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जीपीएस स्टडी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। थर्ड राउंड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी सर्टिफिकेट। ये प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के थर्ड राउंड की काउंसलिंग चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अभी तक नहीं, नियोजन कोषांग को उपलब्ध नहीं हो सके हैं और इस कारण से सर्टिफिकेट की जांच प्रक्रिया में विलंब होना तय है। नियोजन कोषांग ने 10 फरवरी तक हर हाल में सभी चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सौंपने का निर्देश जारी किया है। और आपको बता दें कि जनवरी महीने में पहले नगर निगम, नगर परिषद, प्रखंड नियोजन इकाई और विभिन्न पंचायतों की काउंसलिंग कराई गई थी। दूसरी ओर प्रथम 2 राउंड में चयनित अभ्यर्थियों के भी दस्तावेज की अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी। शिक्षा विभाग की ओर से फरवरी में एक साथ सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई थी, लेकिन सत्यापन की प्रक्रिया को देखते हुए निर्धारित समय पर नियुक्ति पत्र सौंपना मुश्किल लग रहा है। देखिए, ग्रहण की बात यहाँ पर फिर शुरू हो गई। नियुक्ति पत्र सौंपना मुश्किल लग रहा है, देखिए। लेकिन इधर आश्वासन आया है कि नहीं, शुभ दिन है और मिठाई भी छनने शुरू हो गए हैं। मिठाई का पैकेट भी तैयार हो रहा है और शिक्षा मंत्री को निकायों की शुभकामना के तौर पर दिया जाएगा। देखिए और क्या होता है। अगली खबर है, अभ्यर्थियों ने धमकी देने को लगाया आरोप। सर, हमें धमकी दी जा रही है कि बाहर के जिले के लोगों को यहाँ नौकरी नहीं करने देंगे। इससे पहले भी एक बार साहेबगंज इकाई की काउंसलिंग रद्द कराने की बात की जा चुकी है। अब जानबूझकर भी दोबारा इसे रद्द कराने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले 5 सालों से हम लोग इस बहाली के लिए धक्के खा रहे हैं। इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अभ्यर्थी बर्बाद हो जाएंगे। बुधवार को डीईओ कार्यालय में पहुंचे दर्जनों भर अभ्यर्थी यह गुहार लगा रहे हैं। साथ ही बता दें कि अभ्यर्थियों ने कहा कि साहेबगंज प्रखंड इकाई की प्रक्रिया एमएसकेबी हाई स्कूल में 25 जनवरी को हुई और यह काउंसिल विभागीय अधिकारियों की देखरेख में हुई। सभी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही अभ्यर्थियों का चयन और उनका प्रमाण पत्र जमा कराया गया। पंकज कुमार, मनीष कुमार, दिन्या राजना कुमारी, नंद किशोर कुमार, अंजू सिन्हा, ओम प्रकाश कुमार शिकायत की कि डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के तहत हुई थी। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत हुई थी, कोई आपत्ति है तो आवेदन करें, ऐसा कहा गया था डीपीओ जमालुद्दीन के तरफ से। अगली खबर डिजी लॉकर से है। तो डिजी लॉकर में अपलोड होगी डिग्रियां। छात्र अपने दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजी लॉकर खाते में प्राप्त करेंगे। विश्वविद्यालय को करना होगा नैड से रजिस्ट्रेशन। देख लीजिए, ये नैड क्या है, इसको भी जानेंगे। तो विश्वविद्यालय ने सभी कोर्सों की डिग्रियां डिजी लॉकर में अपलोड होगी। मार्कशीट भी डिजी लॉकर में अपलोड होंगे। और आपको बता दें कि उसे छात्रा अपने डिजी लॉकर खाते में प्राप्त कर सकते हैं। डिजी लॉकर में जारी होने वाली डिग्रियां, मार्कशीट वैध होंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय को कोई शुल्क नहीं देने होंगे। इस बाबत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसे कहा जाता है, सभी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों तथा सभी राज्यों के उच्चतर और स्कूली शिक्षा सचिव एवं प्रधान सचिव को निर्देश दिए गए हैं। अपने पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा है कि यहाँ पे रजनीश जैन ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार
जिसे NAD कहा जाता है, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार जिसे NAD कहा जाता है, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा डिजिटल प्रारूप जारी किए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, डिग्री अंक तालिका आदि का एक ऑनलाइन भंडार है और यह विद्यार्थियों को किसी भी भौतिक हस्तक्षेप के बिना कभी भी कहीं भी अपने मूल जारीकर्ताओं से सीधे डिजिटल प्रारूप में प्रमाणिक दस्तावेज प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सचिव रजनीश जैन ने विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों तथा सभी राज्यों के उच्चतर और स्कूली शिक्षा सचिव प्रधान सचिव ने कहा कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार NDA के एकल डिपॉजिटरी डिजिलॉकर के सहयोग से किसी भी उपयोगकर्ता शुल्क को बिना अस्थायी योजना के रूप में लागू करने के लिए अधिकृत किया है। शैक्षणिक डिजिलॉकर NAD राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और फिर अपने संस्थान के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को उस पर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि अपने पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय डिजिलॉकर को पोर्टल में जारीकर्ता के माध्यम से अपलोड किए जाने के बाद छात्र अपने डिग्री, मार्कशीट और अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने डिजिलॉकर खाते में प्राप्त कर सकते हैं। डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार वैध दस्तावेज है। अगली खबर संविदा पर नियुक्ति से संबंधित है। तो संविदा पर नियुक्ति को लेकर के जो है 7/8 को साक्षात्कार की संभावना है और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन अनुश्रवण के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा पर नियुक्ति होगी। इसके लिए 26 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 7 एवं 8 फरवरी को शिक्षा विभाग में है। 7 और अनुदेशकों का समायोजन न्यायाधीश के तहत अनौपचारिक शिक्षा के 7 और छटनी ग्रस्त अनुदेशकों का समायोजन समूह घ के रिक्त पदों पर करने की आदेश जन शिक्षा निदेशक सतीश चंद्र झा ने दिया है। अगली खबर आपको बिहार SSC से है। बिहार SSC की क्रम नियुक्ति से संबंधित है। इसके फॉर्म फिलअप से लेकर के सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो 7.5 वर्षों से 13,120 पदों की परिणाम का इंतजार है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 7.5 वर्षों में भी संपन्न नहीं हो सकी। इसकी काउंसलिंग खत्म हुई और 1 महीना हो चुका है। इसके बाद भी परिणाम की कवायद नहीं दिख रही है और बिहार SSC की ओर से राज्य के 42 विभिन्न प्रकार के पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है। इसके वर्ष 2014 में ही विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2016 में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद अधिक उम्र सीमा वालों को छूट देते हुए आवेदन का मौका दिया था। इसके बाद 2017 में PT आयोजित की गई थी। इसमें प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की गई थी। सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। एक मामला हाईकोर्ट में लंबित है, उसका परिणाम आने के साथ रिजल्ट प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नियुक्ति से दूर होगी पंचायत सचिव और कर्मचारियों की समस्या। तो BSSC प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में कर्मचारियों की कमी में काफ़ी राहत मिलेगी और राज्य के विभिन्न विभागों में 13,120 पदों की नियुक्ति होनी है। इसमें लगभग 7,000 से अधिक राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव की नियुक्ति होनी है। तो देख लीजिए इसमें डिटेल क्या है कि परीक्षा कब और कैसे हुई। तो 13,120 परीक्षा 120 आपको रिक्तियों के लिए 2014 में बिहार SSC ने विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद 29 जनवरी व 5 फरवरी 2017 को पहली बार प्रारंभिक परीक्षा की गई। उसके बाद पेपर लीक होने के कारण रद्द की गई 2017 में परीक्षा। उसके बाद दिसंबर 2018 में दोबारा आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा। 2019 में जारी हुआ था प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट। दिसंबर 2020 में मुख्य परीक्षा आयोजित हुई थी और 2021 में मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था। 13 अगस्त 2021
में हुई थी शारीरिक दक्षता परीक्षा और दिसंबर 2021 तक आयोजित हुई काउंसलिंग। ये सारे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं। एनटीपीसी जांच कमेटी ने सुनी परीक्षार्थियों की शिकायतें। गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी एनटीपीसी परीक्षा से जुड़ी शंकाओं के बाद रेलवे बोर्ड द्वारा गठित उच्च अधिकारी समिति बुधवार को पूर्व मध्य रेलवे के दौरे पर पटना पहुंची और समिति के अध्यक्ष के रूप में रेलवे बोर्ड के कार्यरत प्रधान कार्यकारी निर्देशक औद्योगिक संबंध दीपक पीटर, सदस्य सचिव के रूप में रेलवे बोर्ड में कार्यरत कार्यकारी निदेशक स्थापना आरआरबी राजीव गांधी, जबकि सदस्य के रूप में 3 लोगों को नामित किया गया है, जिसमें पश्चिम रेलवे मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन आदित्य कुमार, रेलवे भर्ती बोर्ड चेन्नई के अध्यक्ष जगदीश अलगर एवं रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल के अध्यक्ष मुकेश कुमार गुप्ता शामिल हैं। दौरे में पहले दिन उच्च अधिकारी समिति एनटीपीसी सीबीटी 1 के परिणाम से जुड़ी छात्रों की शंकाओं को सुझावों को प्राप्त करने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड महेंद्र घाट में खोले गए आउटरीच कैंप, बता दें यहाँ पे आउटरीच कैंप खोला गया था और पहुंचकर उसका निरीक्षण किया गया। वहां उपस्थित लगभग 250 परीक्षार्थियों ने फेस टू फेस मिलकर उनकी शंकाओं को सुझावों को अवगत हुआ और इस दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड पटना तथा मुजफ्फरपुर के चेयरमैन उपस्थित रहे। तत्पश्चात उच्च अधिकारी समिति द्वारा दानापुर मंडल खोले गए और आउटरीच कैंप पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। वहां पर आपको बता दें कि वहां उपस्थित लगभग 10 परीक्षार्थियों से मिलकर उनकी शंकाओं और सुझावों का शेष अवगत हुए और उम्मीदवारों को अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए 16 फरवरी तक का समय दिया गया है। समिति इन शिकायतों की जांच करने के बाद 4 मार्च तक अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी। उम्मीदवार अपनी चिंताओं और सुझावों को अन्य माध्यमों के साथ rrvcommittee@railnet.gov.in पर भी समिति को भेज सकते हैं। CPRO राजेश ने बताया कि एनटीपीसी सीबीटी 1 के परिणाम से जुड़ी छात्राओं की शंकाओं सुझावों को प्राप्त करने के लिए पूर्व मध्य रेलवे के माध्यमों में आउटरीच कैंप खोला गया है। अभ्यर्थियों की कैंप अपनी शिकायतों सुझावों को दर्ज करने कराया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं अधिकारीगण हैं जो यहाँ पर परीक्षार्थियों की शिकायतें सुन रहे हैं। अगली खबर सीडीपीओ से संबंधित है। तो सीडीपीओ की परीक्षा 15 मई को संभावित है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 15 मई को संभावित है। आयोग प्रशासनिक कार्यों की वजह से परीक्षा की तिथि में परिवर्तन कर सकता है। आयोग पहले ही परीक्षा के लिए आवेदन ले चुकी है। अगली खबर, निजी स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षा लेने की तैयारी है। स्कूलों की ओर से वार्षिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। शेड्यूल होने लगा जारी। संक्रमित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी देना होगा और स्कूल का आवेदन भी होगा। अगली खबर, आपको सभी भाषाओं में और पहले से 12वीं तक की होगी एक चैनल। बेहतर ई कंटेंट के लिए प्रशिक्षित होंगे शिक्षक। बढ़ेगा शिक्षक का दायरा और खुलेगा डिजिटल यूनिवर्सिटी। कोरोना काल में जब पूरी शिक्षा जो है बेपटरी है, ऐसे में सरकार कोशिश सभी को डिजिटल या फिर ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा से जोड़े रखने के लिए यही वजह है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इस दिशा में बड़ी पहल की, जिसमें एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान किया गया है जो विश्व स्तरीय गुणवत्ता के साथ सभी घर बैठे पढ़ाई का विकल्प मुहैया कराएगी। हालांकि यह सोच कोरोना संकट को देखते हुए तत्कालिक राहत पहुंचाने की सरकार की कोशिश के साथ दूरदर्शी सोच की भी आगे बढ़ाने वाली है, जिसमें वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा के ग्रास एनरोलमेंट रेशियो GER को 50% पहुंचाने के नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को भी हासिल करना है। खास बात यह है कि इस डिजिटल यूनिवर्सिटी से देश के किसी कोने से जुड़कर पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने कोरोना काल में स्कूलों के बंद होने से शिक्षा से वंचित बच्चों का भी पूरा ख्याल रखा है। तो 200 टीवी चैनल शुरू करने का ऐलान किया जाएगा। 12वीं तक के एक फोकस चैनल होगा। सरकार ने PME विद्या के तहत प्रत्येक कक्षा के लिए एक चैनल की शुरुआत की थी। शिक्षकों की इस दिशा में बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी जोर दिया है। तो बजट में जो है यहाँ पर देख सकते हैं 200 टीवी चैनल होंगे। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए 25 करोड़ स्कूली शिक्षा से जुड़ेंगे छात्रों का
मिलेगा लाभ। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बजट में गिफ्ट है और सिटी की विश्व स्तरीय शिक्षा को लेकर एक अहम ऐलान किया गया, जिसमें दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय और संस्थान अब बगैर अनुमति के अपने कोर्स को शुरू कर सकेंगे। फिलहाल जिन विषयों को लेकर उन्हें यह अनुमति दी गई है उसमें फाइनेंस, मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अगली खबर रोजगार से है। तो केंद्रीय मंत्रालय और विभागों में 8 लाख से अधिक रिक्तियां हैं। केंद्रीय बजट 2022 में युवाओं की बड़ी घोषणा करते हुए 60 लाख नई नौकरियों को सृजित करने की बात की गई है। हालांकि इस बजट में स्पष्ट तौर पर यह नहीं बताया गया कि नौकरियां किस सेक्टर में आएगी। पुरानी रिक्तियों को गौर करें तो सरकार के 1 मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में खाली पदों की संख्या 8 लाख अधिक है। हाल में ही क्रमिक एवं लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में एक सवाल में जवाब में बताया कि भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों में 8,72,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। सरकार के मंत्रालयों विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या सापेक्ष 12 से लेकर 66% तक पद रिक्त हैं। इनमें रेलवे, गृह मंत्रालय, नीति आयोग से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय PMO तक शामिल है। इन रिक्तियों को कब तक भरा जाएगा इसकी कोई आधिकारिक जानकारी केंद्र सरकार की ओर से अभी तक नहीं दी गई है। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 85% रिक्त पद रेलवे संरक्षा जैसे गैंगमैन, कीमैन, हेल्पर पॉइंट मैन, सहायक स्टेशन मास्टर आदि के हैं। शेष 15% TTE, बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर आदि के हैं। तो भारतीय रेल के संरक्षा के वर्ग ग्रुप D में भर्ती करने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 1 व 2 लागू करने से भर्ती प्रक्रिया और भी डिजिटल हो गई है। और रेलवे बोर्ड की 2019 की नोटिस के अनुसार 1 लाख रेल संरक्षा कर्मियों की भर्ती होने की परीक्षा जो है आज तक नहीं कराई गई है। तो यही कुछ खबर थी रेलवे वैकेंसी से और अन्य वैकेंसी से संबंधित। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिसंबर तक सभी बकाये का होगा भुगतान। वित्त विभाग 31 दिसंबर तक 2021 तक सभी तरह के बकाये का भुगतान आदेश जारी किया है। अगली खबर है, सरकार ने जमकर लगाई फटकार, कहा सामग्री की निगरानी की कंपनियों की निष्कासिता के कारण उठाने पड़ेंगे सख्त कदम। यानी केंद्र सरकार अधिकारियों और अमेरिकी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी प्रतिनिधि के बीच हाल में हुई बैठक में काफ़ी गर्म रही और केंद्रीय अधिकारी ने गूगल, ट्विटर और फेसबुक को उनके प्लेटफॉर्म से तत्परता के साथ फेक न्यूज़ नहीं हटाने पर फटकार लगाई। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय अधिकारियों ने कंपनियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनकी निष्क्रियता के कारण भारत सरकार को सामग्री हटाने का आदेश देना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संशय पैदा होता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी को दबाया जा रहा है। तल्ख रही बैठक ब्लॉक करने का आदेश दिया और आपत्तिकालीन शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दिसंबर व जनवरी में गूगल के 55 यूट्यूब चैनल व कुछ ट्विटर तथा फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि ये चैनल फेक न्यूज़, भारत विरोधी सामग्री प्रस्तुत कर रहे थे जिन्हें पाकिस्तान से स्थित अकाउंट के जरिए प्रसारित किया जा रहा था। हालिया बैठक में सूचना का प्रसारण मंत्रालय फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गूगल और कू ने दिया है बयान। बैठक में भारतीय इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म शेयरचैट व कू भी मौजूद रहे। फेसबुक की मालिकाना कंपनी मेटा, ट्विटर और शेयरचैट ने भी बैठक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बैठक का हवाला दिया है कि बिना गूगल ने एक बयान में कहा कि उसने सरकार के आग्रह की समीक्षा की है और स्थानीय कानून के मुताबिक सामग्री को ब्लॉक करती है और हटाती है। क्रू ने कहा कि वह स्थानीय कानून का अनुपालन व सामग्री सख्ती से निगरानी करती है। अगली खबर है, 60 दिन नहीं चली कक्षा पर मैट्रिक के तर्ज पर 9वीं की परीक्षा। अगली खबर, CTET के आंसर की जारी, 4 तक आपत्ति कर सकते हैं। CBSE बुधवार को सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट आंसर की जारी किया। 16 दिसंबर से 21 जनवरी तक आयोजित हुई थी। आंसर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का बोर्ड ने लिंक एक्टिव कर दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है प्रत्येक चैलेंज के लिए 1000 रुपये का शुल्क भी रखा गया है। अगर आप चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। और साथ ही बता दें कि आपको परीक्षार्थी अपने लॉगिन आईडी से पासवर्ड इसको डाउनलोड कर सकते हैं। CTET पहली बार CBT मोड में ली गई है और आपत्ति दर्ज
दर्ज और स्वीकृत होने के बाद एक्सपर्ट की एक पैनल प्रश्नों की जांच करेंगे। अगर कोई गलती पाई जाती है तो उस पर निर्णय लिया जाएगा और फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। आपको बता दें बिहार एसएससी का जो है कट ऑफ है वो क्या है। तो बिहार में 85% सीटों के लिए कट ऑफ जो है यूआर कैटेगरी में जो है आपको देख सकते हैं ये कट ऑफ दिया गया है इस तरह से, और सरकारी डेंटल कॉलेज का कट ऑफ ये है, इस प्रकार से दिया गया है। अगली खबर है आपको सीजीएल के अभ्यर्थियों को दिया गया है सुधार का मौका। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने सीजीएल 2021 के लिए अभ्यर्थियों के लिए नोटिस जारी किया है। ऑफलाइन आवेदन का सुधार का जमा करने पर 200 की जगह 2 रुपये और 500 रुपये की जगह 5 रुपये की कटे थे। अगली खबर है आपको मुख्यमंत्री यहाँ पे मनीष वर्मा बने हैं मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य मनीष कुमार वर्मा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि अपने वर्तमान कार्यों के अलावा उन्हें बिहार विकास मिशन के अंतर्गत पद ग्रहण करने की तिथि अगले आदेश तक सीएम के अतिरिक्त परामर्शी के पद पर नियुक्त किया जाता है। वहीं पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह सीएम के परामर्शी नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन के पद पर कार्य करते रहेंगे। अगली खबर है दरोगा सार्जेंट की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार में 2223 पदों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें जो है प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आधार मुख्य लिखित परीक्षा के लिए 47,900 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। आयोग द्वारा जारी रिजल्ट के मुताबिक मुख्य लिखित परीक्षा के लिए चयनित 47,900 अभ्यर्थियों में 15,778 महिलाएं जबकि 32,122 पुरुष शामिल हैं। आयोग ने 14 अगस्त 2020 को दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। 26 दिसंबर 2021 को 2 पालियों में प्रारंभिक लिखित परीक्षा का आयोजन की गई। 1 महीने बुधवार को इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। क्लियर देख लें कि 47,900 का चयन है, इसमें 32,122 पुरुष और 15,778 महिलाएं अभ्यर्थी हुई हैं सफल। मुख्य परीक्षा जो है मुख्य लिखित परीक्षा के लिए हुआ है अभ्यर्थियों का चयन। अगली खबर है 10 डीएसपी का तबादला और 3 जगह नए एसडीपीओ आए हैं। अगली खबर है आंगनबाड़ी केंद्रों को जिला स्तरीय टीम करेगी निगरानी। राज्य में 1.12 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को हो रहा है संचालन। मुख्य सचिव सभी जिलाधिकारियों की टीम गठित करने का दिया निर्देश। तीसरी लहर के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन की कवायद। पूरक पोषाहार से बच्चों को मिलेगी कोरोना से लड़ने की शक्ति। अगली खबर है प्राचार्यों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला है। सुनवाई के दौरान बहाली पर लगाई गई रोक निरस्त किया गया। बहाली को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज किया गया। तो हाईकोर्ट से सरकारी इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्राचार्य की बहाली पर लगाई रोक को निरस्त करते हुए बहाली को चुनौती देने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। अगली खबर है आपको अंजनी सिंह बिहार संग्रहालय के महानिदेशक बनाए गए हैं। पूर्व मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमारी सिंह को बिहार संग्रहालय के महानिदेशक बनाए गए हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। तो यही कुछ खास खबर थी जो आपके बीच हम लेकर के आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।